अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लेक्चर है एडर्जिक एगोनिस्ट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। एडर्जिक एगोनिस्ट की जो हमारे पास आज पहली ड्रग है वो होगी एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन डायरेक्ट एक्टिंग। स्टूडेंट्स, इस एडर्जिक एगोनिस्ट के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एडर्जिक एगोनिस्ट को हम सिम्पैथोमाइमेटिक भी कहते हैं, यानी ऐसी ड्रग जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम्स को मिमिक करती हैं, यानी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसा इफेक्ट देती हैं, ऐसी ड्रग्स को हम कहेंगे सिम्पैथोमाइमेटिक्स। इसकी जो फर्स्ट ड्रग्स है हमारे पास वो है एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन डायरेक्ट एक्टिंग। डायरेक्ट एक्टिंग ये कैसे कर रही है कि ये जो एड्रेनालिन और या एपिनेफ्रिन है इसके रिस्पेक्टिव रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होती है और जैसा जो इफ़ेक्ट था वो न्यूरोट्रांसमीटर दे रहा था वैसा ही इफ़ेक्ट ये ड्रग देती है। तो इसके काम करने का जो तरीका है वो देखते हैं, जो कीवर्ड यूज़ हुए हैं उनको पढ़ते हुए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, एपिनेफ्रिन और अदर डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट क्या करते हैं? एपिनेफ्रिन और अदर डायरेक्ट एक्टिंग, सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन मैं बता दूं कि एपिनेफ्रिन और अदर डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट क्या होते हैं। एगोनिस्ट के बारे में मैं आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूं कि एगोनिस्ट उन ड्रग्स को कहेंगे, किसी भी ड्रग के एगोनिस्ट या किसी भी जो सिस्टम्स है जहां पे एगोनिस्ट का वर्ड इस्तेमाल होगा इसका मतलब होगा कि वैसा काम करने वाले, यानी ये एडर्जिक एगोनिस्ट हैं तो ये एडर्जिक जैसा इफेक्ट देंगे। एडर्जिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के एगोनिस्ट हैं तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को मिमिक करेंगे, वैसा ही इफेक्ट देंगे जैसा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को न्यूरोट्रांसमीटर आके बाइंड होकर रिसेप्टर्स के साथ जो बायोलॉजिकल एक्शन शो कर रहे थे वैसा ही इफेक्ट ये एपिनेफ्रिन और अदर डायरेक्ट एक्टिंग एगोनिस्ट जो हैं एडर्जिक एगोनिस्ट जो हैं एडर्जिक सिस्टम्स के वैसा वो इफ़ेक्ट देंगे जैसा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट दे रहा था। उसके बाद स्टूडेंट्स बात करें प्रोड्यूस इन एडर्नल मेडुला, ये जो एपिनेफ्रिन है ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ये प्रोड्यूस कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स? ये प्रोड्यूस होता है एडर्नल मेडुला के अंदर, एक्शन है वहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। उसके बाद रिलीज़ होता है इसके साथ, जब ये प्रोड्यूस होता है तो इसके साथ ही रिलीज़ होता है कुछ मिकदार के अंदर नार एपिनेफ्रिन, यानी जब ये रिलीज़ हो रहा होता है एपिनेफ्रिन या एड्रेनालिन हार्मोन तो इसके साथ ही जो है वो नार एपिनेफ्रिन की प्रोडक्शन और रिलीजिंग भी होती है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं तीसरा कीवर्ड्स जो हमने लिखा है एपिनेफ्रिन रिसेप्टर्स आर अल्फ़ा एंड बीटा। मैंने इससे प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि एडर्जिक ड्रग्स जितनी भी हैं इसके जो इसके रिसेप्टर्स हैं वो अल्फ़ा और बीटा हैं, यानी अल्फ़ा की भी आगे सब टाइप्स हैं और बीटा की भी आगे सब टाइप्स हैं। अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 बीटा 1 बीटा 2 और बीटा 3, यानी इसके जो रिसेप्टर्स हैं इन ड्रग्स के वो अल्फ़ा और बीटा हैं। जैसे कि कोलिनर्जिक ड्रग्स के अंदर हमने या कोलिनर्जिक एगोनिस्ट के बारे में पढ़ा था कि कोलिनर्जिक के जो रिसेप्टर्स हैं वो मस्करैनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर्स थे, जबकि एपिनेफ्रिन यानी एडर्जिक एगोनिस्ट के अंदर जो हम रिसेप्टर्स देखेंगे, इन रिसेप्टर्स के साथ जो ड्रग्स आके बाइंड होती हैं सिम्पैथोमाइमेटिक एक्टिविटी शो करने के लिए, वो रिसेप्टर अल्फ़ा और बीटा रिसेप्टर्स हैं, आगे इनकी सब टाइप्स होंगी। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऐसे है स्टूडेंट्स कि ये लो डोज पे बीटा रिसेप्टर्स के साथ जो है वो वाइसोडिलेशन का काम करती है। अगर इसकी एपिनेफ्रिन की या एड्रेनालिन की लो डोज जो है वो इंजेक्ट की जाती है तो ये इफ़ेक्ट क्या देती है? वैसोडाइलेशन, यानी ये जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं इनको डायलेट करेगी, यानी इनका वॉल्यूम ज़्यादा करेगी। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर इसकी हाई डोज दी जाती है तो ये अल्फ़ा रिसेप्टर्स पे जाके बाइंड होती हैं और ये वैसो कंस्ट्रिक्शन का काम करती हैं, यानी ब्लड वेसल्स की कंट्रिक्शन होती है, यानी इसका इफ़ेक्ट लो डोज पे और मिल रहा है और हाई डोज पे और मिल रहा है। अगर ये हाई डोज पे दी जा रही है तो ये वैसो कंट्रिक्शन है, अगर यही ड्रग जो है ये लो डोज पे दी जा रही है तो इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो वैसो डायलेशन है, यानी ये ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देती है। अब स्टूडेंट्स हम इनका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं कि इन ड्रग्स का जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो क्या है। सबसे पहले सीवीएस कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के अंदर, सीवीएस हमेशा याद रखिएगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए है। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के ऊपर इसका इफेक्ट क्या है? सबसे पहले स्टूडेंट्स मैंने यहाँ B1 लिखा है, यानी ये
किस रिसेप्टर्स पे जाके काम करती है, यानी CVS पे जब ये अपना इफेक्ट शो करेगी, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगी, तो ये बीटा 1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगी। बीटा 1 रिसेप्टर जो है वो हार्ट का रिसेप्टर है, हार्ट पे प्रेजेंट रिसेप्टर्स है। जब उस रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड होगी तो हमें इफेक्ट क्या मिलेगा, कार्डियो स्टिमुलेंट, यानी ये कार्डियक स्टिमुलेंट है, कार्डियक मसल्स को स्टिमुलेट करता है। कार्डियक मसल को जब स्टिमुलेट किया जाएगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी। अगर कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी तो टेकीकार्डिया जो है वो प्रोड्यूस होगा। टेकीकार्डिया क्या है कि नॉर्मल हार्ट बीट का अपने यानी एक नॉर्मल शख्स जो है उसकी जो हार्ट बीट है वो 72 टाइम पर मिनट है। यही जो हार्ट बीट है अगर ये इससे इंक्रीज़ करती है तो इसको हम कहेंगे टेकीकार्डिया, यानी ये बीटा 1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होगा और ये टेकीकार्डिया काज करेगा, यानी हार्ट बीट जो है वो नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हो जाएगी। उसके बाद स्टूडेंट्स बात की जाए तो ये टेकीकार्डिया काज करेगा और उसके बाद ये कंट्रैक्शन करेगा, हार्ट कंट्रैक्शन करेगा। अगर हार्ट की कंट्रैक्शन ही ज़्यादा होगी तब ही टेकीकार्डिया काज होगा और तब ही हार्ट रेट जो है वो, हार्ट की आउटपुट जो है वो इंक्रीज़ होगी। उसके बाद स्टूडेंट्स CVS के बाद ये रिस्पिरेटरी ट्रैक पे कैसे काम करेगी, रिस्पिरेटरी ट्रैक पे इसका जो रिसेप्टर है वो B2 रिसेप्टर है, यानी बीटा 2 रिसेप्टर है। यहाँ पे इसका बीटा 1 रिसेप्टर था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे और रिस्पिरेटरी सिस्टम पे, ये ड्रग जाके बाइंड होगी बीटा 2 रिसेप्टर पे और बीटा 2 रिसेप्टर पे बाइंड होने के बाद हमें जो इफेक्ट मिलेगा वो होगी पावरफुल ब्रोंकियोडाइलेशन। यानी स्टूडेंट्स अगर ये बीटा 2 रिसेप्टर पे जाके बाइंड होती है ड्रग हमारी एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन तो हमारे पास जो इफ़ेक्ट होगा वो होगा ब्रोंकियोडाइलेशन, यानी रिस्पिरेटरी ट्रैक की जो ब्रोंक्यूल्स हैं, ब्रोंकाई है, ब्रोंक्यूल्स है, उनके अंदर डायलेशन होगी, डायलेट होंगे, उनका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ होगा, यानी ये ब्रोंकोडाइलेशन है। ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करेगी, उनका जो साइज़ है वो ज़्यादा कर देगी। जैसे वैसोडाइलेशन थी ऐसे ही ब्रोंकियोडाइलेशन है। उसके बाद स्टूडेंट्स ब्लड वेसल्स की बात की जाए, ब्लड वेसल्स जो है ये ब्लड वेसल्स में जो रिसेप्टर है हमारे पास B2 बीटा 2 रिसेप्टर है, उस पे जाके बाइंड होगी और एक्शन क्या करेगी, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन का प्रोसेस होगा। वैसोडाइलेशन का जो मैकेनिज़्म है इसमें जो ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और जो ब्लड प्रेशर है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह क्या होगी कि ये वैसोडाइलेशन है। जब भी वैसोडाइलेशन होती है ब्लड वेसल्स का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है तब हार्ट रेट जो है वो भी कम हो जाता है और उसके साथ ब्लड प्रेशर भी जो है वो कम हो जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स GIT पे इसका इफ़ेक्ट देखें तो GIT स्मूथ मसल्स पे जाके जब ये अपना इफ़ेक्ट देगी तो जो स्मूथ मसल्स हैं वो रिलैक्स होंगे। यानी स्मूथ मसल्स कौन से हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके जो स्मूथ मसल्स हैं वो ये रिलैक्स होंगे, या यूरिनरी मसल्स हैं ये रिलैक्स होंगे। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स इसका जो इफ़ेक्ट है स्फिंक्टर्स पे, वो पाइलोरिक स्फिंक्टर है या स्टोमिक का कार्डियक स्फिंक्टर है, इसके अंदर कंट्रैक्शन आएगी, जबकि जो अदर मसल्स हैं स्मूथ मसल्स वो रिलैक्स होंगे, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन भी काज हो सकती है समटाइम्स। उसके बाद स्टूडेंट्स अगर इसका थेरेपेटिक यूजेस की बात की जाए तो थेरेपेटिक यूजेस से पहले मैंने आपको इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता देता हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास मैंने ये रफ सा डायग्राम ड्रा किया है। प्री साइनेप्टिक नर्व्स है और पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स है। अब ये प्री साइनेप्टिक नर्व्स के अंदर जो जब ये वेसिकल के अंदर स्टोर होती है तो ये जब इसने एक्शन देना होता है एपिनेफ्रिन ने तो ये जो है न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ होता है और साइनैप के अंदर आ जाता है। साइनैप के अंदर आने के बाद जो पोस्ट साइनेप्टिक नर्व्स के ऊपर इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है, अल्फा रिसेप्टर है या बीटा रिसेप्टर्स है, इसके साथ आके ये अटैच होगी। एपिनेफ्रिन नॉर्मल कंडीशन की बात की जा रही है तो इस रिसेप्टर्स के साथ बाइंड होकर जब ये न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड होगा तो ये बनेगा रिसेप्टर्स प्लस न्यूरोट्रांसमीटर का कॉम्प्लेक्स बनेगा और उसके बाद ये अपना बायोलॉजिकल एक्शन शो करेगा। अगर यहाँ पे इस रिसेप्टर्स के साथ ये जो एपिनेफ्रिन है ये बाइंड नहीं हुई, हमने एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन ड्रग दी है
तो ये इसी रिसेप्टर्स के साथ आके स्टूडेंट्स बाइंड होगी, और इसी रिसेप्टर्स के साथ बाइंडिंग के बाद जब बाइंड होगी तो ये बनेगा ड्रग प्लस रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ड्रग का मालिक्यूल, लिगेंड मालिक्यूल, और रिसेप्टर जो है वो पहले से प्रेजेंट है, यानी ड्रग प्लस रिसेप्टर्स का फॉर्मेशन होगी, और उसके बाद जो है ये अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन देगी। सेम वैसा ही देगी जैसे जब यहाँ इस रिसेप्टर के साथ नेफ्रिन या एड्रेनालिन न्यूरोट्रांसमीटर आके अटैच हो रहा था, वैसा ही इफ़ेक्ट ये ड्रग भी देगी। उसके बाद स्टूडेंट्स ये इसका जो काम करने का तरीका था वो मैंने मैकेनिकली आपको बता दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स थेरेपेटिकल यूजेस इसका क्या है, यानी क्लिनिकली जो इस्तेमाल है इसका क्या है। स्टूडेंट्स ये इस्तेमाल होती है एमरजेंसी ट्रीटमेंट एट एनी कंडीशन ऑफ रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर किसी भी किस्म की एमरजेंसी की सूरत में हार्ट जो है वो ये ड्रग जो है ये दी जाती है। ये करती क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर पावरफुल ब्रोंकियो डायलेशन का काम करती है, यानी अगर अस्थमा की कंडीशन है या इस तरह की कोई कंडीशन है जिसमें ब्रीदिंग जो है वो ब्रीदिंग रेट कम हो रहा है या ब्रीदिंग फेल हो रही है, उस कंडीशन में ये जो है ये ब्रोंकियो डायलेशन का काम करती है और ब्रीदिंग रेट को इम्प्रूव करती है। इम्प्रूव रिस्पिरेटरी एक्सचेंज विद फ्यू मिनट्स आफ्टर सबक्यूटेनियस एडमिनिस्ट्रेशन। स्टूडेंट्स इसको सबक्यूटेनियस रूट से एंटर किया जाता है, यानी इसको स्किन के अंदर जो है इंजेक्ट किया जाता है, और इस रूट से ये क्या करती है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज के अंदर जो है वो फ्यू मिनट में ही जो है वो तब्दीली लाती है, और जो ये रेट है हमारा रेस्पिरेशन का रेट जो है या रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है इसके अंदर इम्प्रूवमेंट आती है। ग्लाकोमा पेशेंट्स के अंदर तो 2% जो एपिनेफ्रिन का सोल्यूशन है इसके अंदर जो है ये इफ़ेक्ट कौन सा देती है, 2% एपिनेफ्रिन सोल्यूशन में बी यूज्ड टू रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर इन ओपन एंगल ग्लाकोमा। यानी जो पेशेंट ओपन एंगल ग्लाकोमा के अंदर यानी वो जो जिनको ओपन एंगल ग्लाकोमा होता है उनके अंदर इस ड्रग का इस्तेमाल जो है ये एपिनेफ्रिन का ये क्या करता है कि रिड्यूस इंट्राओक्यूलर प्रेशर जो है उसको ये रिड्यूस करता है। उसके बाद स्टूडेंट्स देखते हैं कार्डियक अरेस्ट के अंदर एपिनेफ्रिन का या एड्रेनालिन का क्या काम है, यानी एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन जो है कार्डियक अरेस्ट के अंदर कैसे अपना फंक्शन परफॉर्म करती है। एपिनेफ्रिन जो है ये यूज्ड इंट्राकार्डियक अरेस्ट इन केस ऑफ कार्डियक अरेस्ट, यानी ये इंट्राकार्डियक यूज़ की जाती है। कार्डियक इंट्राकार्डियक का मैंने आपको बताया था कि इंट्राकार्डियक डायरेक्ट कार्डियक के मसल्स के अंदर जो इंजेक्शन लगाया जाता है उन ऐसी इंजेक्टेबल कंडीशन को हम कहते हैं इंट्राकार्डियक इंजेक्शन, या जो हार्ट मसल्स के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट किए जाते हैं वो इंट्राकार्डियक इंजेक्शन होते हैं। यानी कार्डियक अरेस्ट की सूरत में अगर हार्ट फेलियर है या वो उसकी वजह ये है कि वो एनेस्थेटिक कंडीशन की वजह से है या वो इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से जो है हार्ट फेलियर है, हार्ट स्टॉप है, तो इसके लिए जो है उसकी एक्टिविटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए जो है इंट्राकार्डियक इंजेक्शन जो है इसका दिया जाता है एपिनेफ्रिन का। ये जो है ये एनेस्थेटिक कंडीशन के अंदर भी या इलेक्ट्रिक शॉक के अंदर भी जो हार्ट की कंट्रैक्टिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए या हार्ट की पल्पिटेशन को कंटिन्यू करने के लिए ये इंट्राकार्डियक इंजेक्शन भी दिया जाता है। उसके बाद स्टूडेंट्स एनेस्थेटिक कंडीशन के अंदर देखें, एनेस्थेटिक में लोकल एनेस्थेटिक सोल्यूशन कंटेन्स 1 लाख इसकी रेशो है, 1/1 लाख की रेशो एपिनेफ्रिन की। अगर हम कोई भी लोकल एनेस्थेसिया दे रहे हैं उस एनेस्थेसिया के अंदर जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन के अंदर जो है वो एपिनेफ्रिन की भी कुछ मिकदार पाई जाती है। उसकी वजह ये क्या होती है, ये क्या इफेक्ट देगा एपिनेफ्रिन, इट प्रोड्यूस वैसोकंस्ट्रिक्शन, ये वैसोकंस्ट्रिक्शन का इफेक्ट देगा एंड इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनेस्थेसिया। जो हमने लोकल एनेस्थेसिया दिया हुआ है उसका जो काम करने का तरीका है उसको ये बूस्ट कर देगा, यानी उसका काम करने का जो ड्यूरेशन है उसको ये इंक्रीज़ कर देगा। जिस पॉइंट से जहाँ पे हमने इसको इंजेक्ट किया है ये वहाँ पे जो है कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं फार्माकोनाइटिक्स। फार्माकोनाइटिक्स के बारे में हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं कि व्हाट डज बॉडी डू विद आवर ड्रग्स, यानी हमारी जो बॉडी है हमारी ड्रग के साथ, हमारी ड्रग को क्या रिस्पॉन्स शो करती है, हमारी ड्रग के साथ क्या करती है,
इसको कहेंगे हम फार्माकोनाइटिक्स ऑफ नेफ्रीन, यानी फार्माकोनाइटिक्स। फार्माकोनाइटिक्स सबसे पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स, डिस्ट्रॉयड इन जीआईटी, मैंने कीवर्ड लिखे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये जो ड्रग है ये जीआईटी के अंदर डिस्ट्रॉयड हो जाती है, जीआईटी के अंदर इसकी अब्जॉर्प्शन नहीं है, सो इसको किसी और रूट से ही देना पड़ेगा, यानी जीआईटी के अंदर ये स्टेबल नहीं है, इसको जीआईटी के अंदर जो है इसको डिस्ट्रॉयड कर दिया जाता है, कुछ एंजाइम्स इसको डिस्ट्रॉयड कर देते हैं, या ये नॉन स्टेबल है, जीआईटी के अंदर इसकी अब्जॉर्प्शन ही नहीं है। तो फिर इसको क्या तरीकाकार है, एडमिनिस्ट्रेशन एससी यानी सबक्यूटेनियस रूट से स्किन के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाएगा, RIM इंट्रामस्कुलर, या इसको इंट्रामस्कुलर इंजेक्ट किया जाएगा, या इसको सबक्यूटेनियस रूट से दिया जाएगा। सबक्यूटेनियस रूट्स के बारे में आपको भी बता चुका हूं कि सबक्यूटेनियस रूट्स कौन सा होता है, यानी स्किन के अंदर इसको इंजेक्ट किया जाएगा। उसके बाद थर्डली IV एडमिनिस्ट्रेशन इज़ हाईली डेंजरस। अगर आप इसको डायरेक्टली इंट्रावेनियसली यूज़ कर रहे हैं, वेन के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर डायरेक्टली इसको इंजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हाईली डेंजरस, यानी ये ख़तरे से खाली नहीं है। सो इसका इंट्रावेनियस जो यूजेस है वो नहीं होता। उसके बाद अब ये अप्लाइड टू प्रोड्यूस वैसोकंस्ट्रिक्शन काज करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। अगर इसके एडवर्स इफ़ेक्ट की बात की जाए तो वो ये याद रखिए, सबसे पहले ये CNS डिस्टर्बेंस पैदा करती है, यानी हमारे अगर इसका एडवर्स इफेक्ट है और हाई डोज में मिल चुका है, हाई डोज के अंदर इसको लिया जा चुका है, या ये किसी और वजह से एडवर्स इफेक्ट दे रही है, तो ये CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम की डिस्टर्बेंस होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आके डिस्टर्बेंस पैदा होगी। उसके बाद हेमरेज, किसी भी किस्म की ब्लीडिंग हो सकती है, किसी भी जो है बॉडी के पार्ट से, मतलब जो है वो हेमरेज हो सकती है। हेमरेज का मतलब ही है किसी भी बॉडी से जो है वो ब्लड का निकल आना, या ब्लड की ब्लीडिंग होना बॉडी से, ये हेमरेज है, यानी ये हेमरेज कॉज कर सकती है। उसके बाद एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन का जो एडवर्स इफेक्ट है, कार्डियक अरिथमिया नए टर्म आपके लिए, एरिथमिया आगे हम पढ़ेंगे। अरिथमिया उस वक्त कहेंगे जबकि हमारी बॉडी का जो ऑप्टिमम हार्ट बीट जो है, यानी हमारी बॉडी जो है, यानी जो हमारा हार्ट है हमारी बॉडी के अंदर, वो 1 मिनट के अंदर 72 टाइम उसकी बीटिंग है, पर मिनट बीट है। अगर यही पर मिनट बीट जो है 72 से इंक्रीज़ करती है या 72 टाइम से डिक्रीज़ करती है, तो इसको कहते हैं अरिथमिया, कार्डियक अरिथमिया। खसूसी तौर पे कार्डियक का लफ्ज़ आएगा, अरिथमिया, लेकिन अरिथमिया का मतलब ही ये है कि उसकी कंट्रैक्टिलिटी और रिलैक्सेशन है, ब्रेडिकार्डिया और ट्रेकिकार्डिया है, उसमें जो है वो डिफरेंस आ गया है, यानी वो या तो ऑप्टिमम जो उसकी पर मिनट बीट है उससे ज़्यादा जो है वो पल्पिटेट हो रही है हार्ट, या उससे कम हो रहा है, इसको हम कहेंगे कार्डियक अरिथमिया। उसके बाद स्टूडेंट्स ये इसकी एडवर्स कंडीशन काज करती है पल्मोनरी ओडीमा की कंडीशन के बारे में आपको बता दूं कि ओडीमा फॉर एग्जांपल जब किडनी फेलियर के पेशेंट्स में आप सिम्टम्स देखी होंगी कि ये पाँव के अंदर सोजश, या वहाँ पे जो है वो जो फ्लूइड का जमा हो जाना, मतलब वाटर कंटेंट का ज़्यादा, फ्लूइड्स का ज़्यादा हो जाने की वजह से जो वो वहाँ पे सोजश काज होती है, उसको ओडीमा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे वो कंडीशन नहीं है, ये पल्मोनरी एडीमा है, ये कि यानी ये पल्मोनरी रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर या ये लंग्स के अंदर जो है ये वैसी कंडीशन होगी, सोजश होगी या फ्लूइड का जो है वो जमा हो जाना, पल्मोनरी ओडीमा कहलाएगा। तो स्टूडेंट्स आज की जो हमारी ड्रग्स थी, एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन डायरेक्ट एक्टिंग, वो उसका लेक्चर जो है वो इख्तिताम पजीर हुआ। अगली ड्रग जो होगी हमारी एडर्नर्जिक एगोनिस्ट की, वही ड्रग जो पैरासिम्पैथोमिमेटिक एक्टिविटी शो कर रही होगी या वैसा ही हमें एक्शन दे रही होगी, उस ड्रग के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम।